चैप्टर्स 301, 302, 303, 304। चैप्टर स्टार्ट। फोर्थ इनर सिटी के नंबर 8 एक्सपर्ट सीनियर जूबा को एक नए लड़के के हाथों खून की उल्टी करते देखना, यह सीन बहुत से लोगों की उम्मीदों के बिल्कुल खिलाफ था। लेकिन जूबा आखिर था तो एक तजर्बेकार खिलाड़ी। वो अचानक चिल्लाया और अपने दोनों हाथ फैलाकर फैंग युआन को कैस के जकड़ लिया। फैंग युआन को लगा जैसे वो रुई में लिप्त हुआ है। मोती मोती चर्बी हर तरफ से उस पर दबाव डाल रही थी, जिससे उसका हिलना डुलना मुश्किल हो गया था। उसने घुसे और लातें बरसानी शुरू कर दी, हर बार सीधा मांस पर लग रहा था। जूबा की हड्डियां टूट रही थी और उसकी खाल के नीचे उसका मांस कीमा बन चुका था। लेकिन जूबा ने अपने दांत भींची रखे और जबरदस्ती फैंग युआन को जकड़े रखा। फैंग युआन ने उससे मार मार कर अधमरा कर दिया था, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल साफ था, अगर उसने इस राक्षस को छोड़ दिया तो उसकी खैर नहीं। जैसे ही उसके आसपास की जगह सिकुड़ने लगी, फैंग युआन ने HMPH किया। बिना डरे उसने ऑल आउट एफर्ट गो एक्टिवेट कर दिया। हवा में एक हरे रंग के सांड का फैंटम उभार आया, एक नया बीस्ट फैंटम। बाइनिंग बिंग ने यह देखा और उसकी ऊन की पुतलियां सिकुड़ गई। चुपके चुपके फैंग युआन इतना पावरफुल हो गया है, अगर मैं उससे भिड़ी सिर्फ अपने गू वॉर्म्स के दम पर, तो डर है कि। बाइनिंग बिंग का दिल डूब सा गया। सांड की ताकत बहुत ज्यादा और टिकाऊ थी। फैंग युआन ने अपने हाथ फैलाए और जूबा के मोटे हाथों को, जो उस कैस के जकड़े हुए खींच कर अलग करने लगा। ताकत के मामले में जूबा भला उसका क्या मुकाबला करता। जूबा ने अपनी पूरी कोशिश की, उसके हाथ कांप रहे थे और पसीना बारिश की तरह बह रहा था, लेकिन वो फैंग युआन को रोक नहीं पा रहा था। कसम से, अगर ये छूट गया तो मैं तो गया काम से। जूबा के मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, मौत का एहसास उससे बुरी तरह डरा रहा था। मैं हार मानता हूं, वो चीखा। अपनी जान के सामने इज्जत क्या चीज थी। होस्टिंग गू मास्टर ने फौरन बैटल स्टेज का इस्तेमाल करके दोनों को अलग किया। मैच का फैसला हो चुका है, फैंग झेंग जीता, जूबा हारा, होस्टिंग गू मास्टर ने अनाउंस किया। भीड़ हैरान रह गई, ये सच में जीत गया। जूबा तो बस एक कागजी शेर निकला, बाहर से स्ट्रांग होने का नाटक कर रहा था, नहीं तो बेवकूफ बन गया। जूबा एक नए लड़के को भी नहीं हरा पाया, ये भला कैसा नंबर 8 एक्सपर्ट है। ये तो हमारे फोर्थ इनर सिटी बैटल स्टेज के लिए शर्म की बात है। जूबा की यह हालत देखकर उसकी सालों की बनाई हुई इमेज मिट्टी में मिल गई। बाइनिंग बिंग ने यह बकवास सुनी और मन हाय मन सर हिलाया। जूबा इतने सालों से एक्सपर्ट है, वो यकीनन स्ट्रांग है, बदकिस्मती से उसका पाला फैंग युआन से पैट गया। जूबा का फाइटिंग स्टाइल अपने ओपोनेंट के अटैक्स को काउंटर करना है। पहले डिफेंस से अपने ओपोनेंट का प्राइमेवल एसेंस और स्टैमिना खत्म करो, फिर जीतने के लिए काउंटर अटैक करो। लेकिन वो फैंग युआन से लड़ बैठा, इस मॉन्स्टर से, जो एक स्ट्रेंथ कल्टिवेटर है, ऊपर से हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस के साथ उसके पास एंडलेस प्राइमेवल एसेंस है। स्टैमिना भी स्ट्रेंथ कल्टिवेटर होने के नाते उसका फोर्टे है। दोनों ने एक दूसरे को अलग अलग एस्पेक्ट्स में काउंटर किया, लेकिन जो ज्यादा सख्त था वो जीत गया। वैसे देखा जाए तो ये काफी आयरॉनिक था। बाइनिंग बिंग ने अपना स्टाइल बदल लिया था, वो ज्यादा चालाक और शातिर हो गई थी। फैंग युआन भी बदल रहा था, अपने पुराने चालाक स्टाइल से हटकर वो एब्रो पावर से लड़ रहा था, एकदम सीधा साधा स्टाइल जो ऑल इन जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ने अपने स्टाइल्स बदल लिए हो। जूबा गिरा और उसने हार मान ली। फैंग युआन से हारने के बाद उसकी रेपुटेशन पूरी तरह से मिट्टी में मिल गई। बहुत बढ़िया। स्टेज के नीचे वे यांग ने फैंग युआन से कहते हुए हंसा। यह फैंग युआन का फोर्थ इनर सिटी में पहला बैटल था, इसलिए वे यांग देखने आया था। फैंग युआन का परफॉर्मेंस वे यांग की उम्मीदों से परे था। वे यांग को फैंग युआन की काफी चिंता थी, एक तो क्लैन लीडर के ऑर्डर्स और मिशन की वजह से, और दूसरा उनकी दोस्ती की वजह से। शायद तुम स्ट्रेंथ पद के लिए ही पैदा हुए हो, जियाफत में, वे यांग ने कहा। उसने फैंग युआन के कंधों पर थपकी दी। मैं भी पहले स्ट्रेंथ पद पर चला था, लेकिन फेल हो गया। ए फ्लैट, मुझे तुम में उम्मीद दिखती है, जानते हो, अभी बहुत सी निगाहें तुम पर हैं। बिना किसी शक के इस रास्ते पर आगे बढ़ते रहो। फैंग युआन ने इस हिले। वो अपनी हालत जानता था। वो अभी अभी फोर्थ इनर सिटी में आया था और जूबा से भिड़कर यूज हारा दिया था। रातों रात मशहूर हो गया, बहुत से लोग हैरान थे। ये बैटल अभी खत्म ही हुआ था कि उस कई लोगों के फॉर्सफुल चैलेंज मिल चुके थे। ये लोग ZYA डिटार स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर्स जो उसके ऑल आउट एफर्ट गू के पीछे पड़े थे। वो जितना बेहतर परफॉर्म करता, ऑल आउट एफर्ट गू की कीमत UTNI बढ़ती,
और उतना ही लालच बढ़ता। अभी जो लोग उसके पीछे आ रहे थे वो सब फोर्थ इनर सिटी के एक्सपर्ट्स थे। इसके बाद उसकी मुश्किलें और बढ़ने वाली थी, लेकिन जितनी मुश्किलें बढ़ती उतना ही उसका बैटल इंटेंट जोश मारता। फैंग युआन को अपना खून उबलता हुआ महसूस हुआ। बस इतना सा रिस्क और डिफिकल्टी, ये क्या चीज है? ये भला मुझे, फैंग युआन को, आगे बढ़ने से कैसे रोक सकती है? इस दुनिया में कोई भी मेरे इरादों को खत्म नहीं कर सकता। 8 दिन बाद उसने जिन बायन युआन से मुकाबला किया। कुछ देर बराबरी की लड़ाई के बाद उसने अपने बीस्ट फैंटम्स छोड़ दिए। जिन बायन युआन के कोर डिफेंसिव गू वर्म को तबाह कर दिया और उस वहीं मौके पर मार डाला। 10 दिन बाद अपने एग्रेसिव अटैक्स के लिए मशहूर लिया हुआ डांग ने फैंग युआन से लड़ाई की। फैंग युआन ने अटैक का जवाब और बड़े अटैक से दिया, यूज हेड ऑन हारा दिया। अगर होस्टिंग गू मास्टर ना होता तो लिया हुआ डोंग मार चुका होता। 17 दिन बाद जोंग द, जिसके पास 5 बागों की ताकत थी, उसने फैंग युआन के साथ एक एक्साइटिंग मैच लड़ा, लेकिन एक मारे हुए कुत्ते की तरह पीटा गया, जमीन पर पड़ा था, बिल्कुल बेजान। ... वक्त गुजरता गया और फैंग युआन लगातार जीतेता रहा। फोर्थ इनर सिटी में बहुत से एक्सपर्ट्स थे, लेकिन फैंग युआन की ग्रोथ दीवानों की तरह थी। चाहे वो कल्टिवेशन हो, नए गू वॉर्म्स का एडिशन हो या कोई और एस्पेक्ट, वो जितना जीतता उतने हाई प्राइमेवल स्टोन्स यूज मिलते। वो लड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था, हिम्मत से। हर मैच देखने वालों के लिए एक दावत होती थी। लेकिन दूसरी तरफ वो बहुत सतर्क था। उसने कभी किसी ओपोनेंट को हल्के में नहीं लिया, पहले से ही सारी जरूरी इंफॉर्मेशन हासिल कर लेता। वे यांग और लीरन के साथ, एक के पास अथॉरिटी थी और दूसरे के पास अंडरग्राउंड नेटवर्क, फैंग युआन बैटल से पहले सारी जरूरी जानकारी इकट्ठा कर सकता था। वो कोई दिमाग से पैदल ब्रूट नहीं था। वो महीने में सिर्फ 4 मैच हाई एक्सेप्ट करता था। हालांकि फोर्सफुल चैलेंज एक रूल था, लेकिन जानबूझकर टारगेट किए जाने से बचने के लिए चैलेंज्ड गू मास्टर को हर मैच के बाद 8 दिन का रेस्ट टाइम मिल सकता था। फैंग युआन इस वक्त का इस्तेमाल खुद को ठीक से तैयार करने के लिए करता, दूसरों के तानों को इग्नोर करते हुए। उसने अपना ध्यान कल्टिवेट करने पर लगाया। बैटल स्टेज का मकसद खुद को आंकना और ट्रेन करना था, और साथ हाई इनकम का एक जरिया भी। वो मशहूर हो चुका था। उसकी जीतों ने उसका नाम दूर दूर तक फैला दिया था। हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूकमर, स्ट्रेंथ पाथ को जिंदा करने की उम्मीद का सितारा, एक खूंखार और बेरहम जानवर। ... यूज कई टाइटल्स दिए गए जो उसकी खासियत बताते थे। न्यूकमर है लेकिन जीत का रिकॉर्ड कमाल का है, ऑल आउट एफर्ट गू का मालिक है, बेरहम और जालिम है, कभी किसी दुश्मन को नहीं छोड़ता जिसे वो मार सकता है, और भी बहुत कुछ। इसी तरह 3 महीने बीत गए। आज सीक्रेट रूम में फैंग युआन और बाइनिंग बिंग एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। बाइनिंग बिंग ने अपनी दोनों हथेलियां फैंग युआन की पीठ पर राखी हुई थी और अपना स्नो सिल्वर प्राइमेवल एसेंस उसके अंदर डाल रही थी। प्राइमेवल एसेंस फ्लैश बोन यूनिटी गू से कन्वर्ट होकर थोड़े लॉस के बाद फैंग युआन के अपर्चर में चला जाता था। एपर्चर में प्राइमेवल एसेंस की लहरें उठ गिर रही थी और अपर्चर की दीवारों से टकरा रही थी। स्विश 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 लहरें उठती और गिरती रही, कभी ना रुकने वाली। व्हाइट लाइट वॉल्स पर हमले हुए और वो बदलने लगी। कुछ देर बाद लाइट वॉल्स की जगह वाटर वॉल्स ने ले ली। व्हाइट लाइट पानी की तरह बहने लगी, जिससे अपर्चर की दीवारें और मोती और मजबूत हो गई। रैंक 3 इनिशियल स्टेज से वो मिडिल स्टेज पर पहुंच गया। फैंग युआन को इसमें बस कुछ महीने लगे। ये सब फ्लैश बोन यूनिटी गू और बाइनिंग बिंग की वजह से था। गू मास्टर का रैंक जितना ज्यादा होता है, उनके कल्टिवेशन के छोटे रेल्म्स के बीच का फर्क उतना ही बड़ा होता है। बाइनिंग बिंग रैंक 3 पीक स्टेज पर थी। यह फैंग युआन के लिए बहुत मददगार था। यह स्पीड अगर बाहर पता चलती तो एक बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता। यहां तक कि फैंग युआन जो काफी जानकार था, वो भी मन हैरान था। लेकिन बाइनिंग बिंग, जो पहले 10 एक्सट्रीम फिजिक थी और जिसकी कल्टिवेशन स्पीड दीवानों जैसी थी, यूज फैंग युआन की एडवांसमेंट पर कोई हैरानी नहीं हुई। अगर बाइनिंग बिंग रैंक 4 पर होती, लाइट गोल्ड प्राइमेवल एसेंस का इस्तेमाल करती, तो फैंग युआन की कल्टिवेशन स्पीड और भी बढ़ जाती। फैंग युआन की ओरा में बदलाव महसूस करके बाइनिंग बिंग समझ गई कि वो कामयाब हो गया है और उसने अपनी हथेलियां हटा ली। तो कुछ ही दिनों में तुम फोर्थ इनर सिटी बैटल स्टेज पहुंच जाओगी। क्या तुम अपना कल्टिवेशन रैंक 4 तक बढ़ाने में इंटरेस्टेड हो? फैंग युआन ने मुड़कर पूछो। बाइनिंग बिंग का कल्टिवेशन जितना ज्यादा होता, वो उतनी ही तेजी से खुद कल्टिवेट कर सकता था। जरूरत नहीं है,
अगर तुम रैंक 3 कल्टिवेशन के साथ दत्त कर लड़ सकते हो और अपना रास्ता बना सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। बाइनिंग बिंग ने ठंडे से कहा। फैंग युआन को कोई अच्छा एक्सप्रेशन नहीं दिया, लेकिन आखिर में उसने ऐड किया, मेरा एप्टीट्यूड फिर से बढ़ गया है, अब 92% हो गया है। इस रेट से तुम मुझे यांगू कब देने वाले हो? ओह, ये तो काफी तेजी से हो रहा है। फैंग युआन हैरान था। वो 10 एक्सट्रीम एप्टीट्यूड के बारे में बहुत कुछ जानता था, लेकिन डिटेल्स इतनी गहरी नहीं थी। पॉइजन वाव को हटाने के बाद भी बाइनिंग बिंग काफी काम की थी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे होते हुए मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूं। हमने पहले पॉइजन वाव गू इस्तेमाल किया था, भले ही तुम्हें मुझ पर भरोसा ना हो, लेकिन गू की पावर पर तो होगा ना? HMPH। बाइनिंग बिंग ने यूज झिड़का नहीं। पिछले कुछ महीने जो उसने फैंग युआन के साथ बिताए थे वो उसकी जिंदगी का सबसे शांत दौर था, जहां दोनों ने मिलकर मेहनत की और पॉइजन वाव गू ने उन्हें एक अलायंस बनाने का मौका दिया। लेकिन ऐसा लगता है ये लड़का ये मुझसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है और ज्यादा रिवॉर्ड्स भी पा रहा है। इस मामले में बाइनिंग बिंग को उनके बीच के फर्क का साफ साफ अंदाजा था। उसकी इंप्रूवमेंट बड़ी थी, लेकिन उसकी इंप्रूवमेंट और भी बड़ी थी। इन कुछ महीनों में फैंग युआन ने न सिर्फ एक कछुए की ताकत हासिल की थी, बल्कि रैंक 3 ब्रॉन्ज स्किन गू का भी इस्तेमाल किया था, जिससे उसकी स्किन को एक और डिफेंस की लेयर मिल गई थी। रैंक 2 ब्रॉन्ज स्किन गू मास्टर की स्किन को सिर्फ कुछ वक्त के लिए हाई ज्यादा डिफेंस दे सकता था। रैंक 3 ब्रॉन्ज स्किन गू इंसान के अपने शरीर का इस्तेमाल करता था और ये डिफेंस उनके शरीर को हमेशा के लिए दे देता था। ए फ्लैट फैंग युआन की स्किन ब्रॉन्ज कलर की थी, जैसे उसने सुनतन कराया हो। आयरन बोन्स, स्टील टेंडन, ब्रॉन्ज स्किन और गोल्डन शील्ड गू के साथ फैंग युआन का डिफेंस इनिशियल सक्सेस स्टेज पर था, जो थर्ड इनर सिटी बैटल स्टेज में भी किसी भी स्ट्रांग दुश्मन से निपटने के लिए काफी था। जहां तक कैनपी गू की बात है, फैंग युआन यूज पहले ही बेच चुका था। वो गोल्डन शील्ड गू के साथ ओवरलैप कर रहा था और फैंग युआन के फाइटिंग स्टाइल को सूट नहीं करता था। जैसे हाई फैंग युआन मिडिल स्टेज पर पहुंचा, लोगों का एक ग्रुप शैंक क्लैन सिटी के बाहर पहुंचा। शैंक क्लैन सिटी, गू यू फैंग जेंग यहीं अंडर है ना? टाई रुओनन ने सोचा जब वो सबके आगे चल रही थी। टाई डाओकू यंग मास्टर को प्रणाम करता है। टाई डाओकू ने तेजी से सलामी दी। चैप्टर 302 टाई रुओनन। टाई डाओकू, तुम्हारी आंख को क्या हुआ? टाई रुओनन ने टाई डाओकू को काला आई पैच पहने देखा और हैरानी से पूछो। टाई डाओकू ने एक शर्मिंदा सा चेहरा बनाया और सच बताया, मेरी आंख बाइनिंग बिंग ने जख्मी कर दी थी। कुछ महीने पहले उसकी बाइनिंग बिंग से लड़ाई हुई थी और उस भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अपनी बाई आंख खून के बाद उसकी बैटल स्ट्रेंथ काफी गिर गई थी और बाइनिंग बिंग ने बेरहमी से उसका हैंड ब्लेड गू भी छीन लिया था। अब वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन टाई डाओकू ने हार नहीं मानी। उसका दिल पक्का था। उसने दांत भींचे और बैटल स्टेज पर निर्भर रहकर, साथ ही कुछ एस्कॉर्टिंग और इन्वेस्टिगेशन के काम करके शांग क्लैन सिटी में सरवाइव किया। वो एक अकेले भेड़िए की तरह था जो अपने घाव चाट रहा हो और चुपके से फैंग और बाई पर नजर रखे हुए था। धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पा रहा था और साथ ही क्लैन को रिपोर्ट भी कर रहा था। उसके खत की वजह से ही टाई रुओनन खुद एक टीम लेकर यहां आई थी। बाइनिंग बिंग ने तुम्हें जख्मी कर दिया। टाई डाओकू, तुम्हारी खबर में कुछ गलतियां थी, तुमने अपने लेटर में इसका जिक्र क्यों नहीं किया? टाई रुओनन ने तेवर चढ़ाए, थोड़ी नाखुश थी। भला ये बताने की हिम्मत कैसे होती? टाई डाओकू ने मन में कड़वाहट से हंसा। वो एक रैंक 3 गू मास्टर था, उसकी अपनी इज्जत और शान थी। लेकिन टाई रुओनन के इल्जाम पर उसने सिर झुकाया और जवाब दिया, ये मेरी गलती थी। वो एक घमंडी आदमी था, लेकिन टाई रुओनन की बहुत इज्जत करता था। 2 साल हो गए थे। 2 साल पहले टाई जू लेंग की मौत की खबर क्लैन तक पहुंची, जिससे वो सब गहरे दुख में डूब गए। एक रैंक 5 गू मास्टर एक बहुत बड़ी ताकत होता है। मॉर्टल रेल्म के पीक पर खड़ा टाई क्लैन जैसे बड़े क्लैन को भी एक को खून में दर्द महसूस होता। ऊपर से ये डिवाइन इन्वेस्टिगेटर टाई जू लेंग थे। उनका नाम पूरे सदर्न बॉर्डर में फैला हुआ था। वो टाई क्लैन के लिए एक प्रतीक और एक झंडा थे। टाई जू लेंग की मौत टाई क्लैन के लिए एक नुकसान था, लेकिन साथ हाई पूरे राइचस फैक्शन के लिए भी। जैसे हाई क्लैन मातम माना रहा था, टाई रुओनन टाई जू लेंग की बेटी होने के नाते खड़ी हुई। वो अपने पिता के साथ रहती थी, सदर्न बॉर्डर में घूमती थी। क्लैन वापस आने के बाद उसने टाई क्लैन के 13 हॉल्स को चैलेंज किया, अरेना बैटल्स में अपने दुश्मनों को हराया और टाई क्लैन के 8 यंग मास्टर्स में से एक बन गई। टाई क्लैन के इंटरनल अफेयर्स को संभालने के बाद
उसने कई केसेस सुलझाए, भ्रष्टाचार और लालच उससे छुप नहीं सके, और उसने गुनाहगारों को सजा दिलवाई। टाई जू लेंग गिर गए, लेकिन टाई रुओ नन उठ खड़ी हुई, अपने पिता का फर्ज संभाला, और टाई क्लैन में पिछले 2 सालों में एक नई उभरती हुई स्टार बन गई। टाई रुओ नन का नाम दूर दूर तक फैलने लगा, और यहां तक कि टाई डाओकू, जो शांग क्लैन सिटी में दूर था, उसने भी उसकी कहानियां सुनी थी। टाई क्लैन और शांग क्लैन की पॉलिसीज अलग थी। भले हाई टाई रुओ नान टाई क्लैन लीडर की पोजीशन हासिल न कर पाए, वो फिर भी एक इंपॉर्टेंट मेंबर रहेगी, पहाड़ की रक्षा करने वाली एक महान जनरल। वो यंग थी, लेकिन पहले से हाई रैंक 3 अपर स्टेज पर थी। उसका जीनियस का टाइटल उसके नाम के साथ बिल्कुल सही था। चाहे वो टाई रुओ नन की अभी की या फ्यूचर की अचीवमेंट्स हो, वो टाई डाओकू की इज्जत के लायक थी। टाई म्यू, जाकर उसके जख्मों को देखो। टाई रुओ नन ने हाथ हिलाया और कहा। टाई म्यू का चेहरा नाजुक था, वो टीम में हीलिंगू मास्टर था। वो जल्दी से आगे गया और सबके सामने टाई डाओकू की एड को चेक किया। कुछ ही सांसों में टाई म्यू ने रिपोर्ट किया, उसकी आंख बेकार हो चुकी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसे ठीक करने के लिए एक रैंक 5 गु मास्टर की जरूरत पड़ेगी। वो विनम्रता दिखा रहा था, सिर्फ 28 साल का था, लेकिन पहले से हाई रैंक 3 पीक स्टेज पर था। वो टाई क्लैन की साइड ब्रांच का एक क्लैन एलीट था। बहुत से लोगों ने यूस रिक्रूट करने की कोशिश की, लेकिन उसने टाई रुओ नन की सेवा करने का फैसला किया। इन कुछ सालों में टाई रुओ नन ने यंग मास्टर का रोल निभाया था, और उसकी ताकत बढ़ गई थी। उसने अपने फैक्शन में कई टैलेंटेड एलीट्स को रिक्रूट किया था, टाइमू उनमें से सिर्फ एक था। शांग क्लैन सिटी में डॉक्टर सू शो नाम के एक रैंक 5 एक्सपर्ट हैं। टाई डाओकू, ये पैसे लो और अपनी आंख ठीक करवाओ। टाई रुओ नन ने एक प्राइमीवल एल्डर गू निकला और टाई डाओकू की तरफ फेंक दिया। शुक्रिया यंग मास्टर। टाई डाओकू ने गू लिया और शुक्रगुजार एक्सप्रेशन दिखाया। डॉक्टर सू शू की ट्रीटमेंट फीस बहुत ज्यादा थी, उसने इन कुछ सालों में पैसे बचाए थे ताकि अपनी इल्म को ठीक करवाने के लिए काफी पैसे जमा कर सके। लेकिन 1 लाख प्राइमीवल स्टोन्स कोई छोटी रकम नहीं थी। शांग क्लैन सिटी में चीजों के दाम ज्यादा हैं, और टाई डाओकू को एक हैंड ब्लेड गू खरीदना था, उसके पास काफी पैसे बचाने का मौका ही नहीं था। उसने अपनी पीठ सीधी की। मैंने यंग मास्टर के रहने के लिए एक गार्डन एस्टेट बुक कर लिया है, कृपया मेरे साथ चलिए। लेकिन टाई रुओ नन ने हाथ हिलाया। कोई जल्दी नहीं, मुझे नन क्यू गार्डन लो चलो। तुमने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि फैंग और बाइनान क्यू गार्डन में रहते हैं ना? ओह हाँ, वही रहते हैं। टाई डाओकू हैरान रह गया, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टाई रुओ नन इतनी डायरेक्ट होगी। रास्ता दिखाओ, टाई रुओ नन ने निर्देश दिया। जी। टाई रुओ नन का काम करने का तरीका तेज और डिसाइसिव था, लेकिन कुछ ही देर में यूज अंदर जाने से माना कर दिया गया। माफ कीजिए, मेरे दोनों मालिक अपने सीक्रेट रूम्स में कल्टिवेट कर रहे हैं। नानक्यू गार्डन के दरबान ने इज्जत से कहा। क्या डर गए? अंदर छुपने की कोशिश कर रहे हो? टाई डाओकू ने नफरत से कहा। दरबान को शांग क्लैन ने खास ट्रेनिंग दी थी, यूएस में बेहतरीन गुंड। टाई डाओकू को एक नज़र देखने के बाद वो मजबूती से दरवाजे पर खड़ा रहा, उन्हें अंदर नहीं आने दिया। टाई रुओ नन एक बड़े टाई क्लैन के यंग मास्टर्स में से एक थी, वो एक बच्चे से बहस नहीं करेगी। वो मुस्कुराई, एक इनविटेशन निकाला और दरबान को दे दिया। कोई बात नहीं, उन्हें मेरा इनविटेशन लेटर दे देना। मेरा तुम्हारे मालिकों से कुछ रिश्ता है, हम रात को फिर आएंगे। मेन लॉर्ड का संदेश जरूर पहुंचा दूंगा, लेकिन वो बैंड कमरे में कल्टीवेशन कर रहे हैं, मेन गारंटी नहीं दे सकता कि वो कब बाहर आएंगे। हो सकता है वो डिनर टाइम तक बाहर ना आए। दरबान ने उनके जाने से पहले याद दिलाया। रात के खाने के वक्त तक, जब टाई क्लैन फिर से आया, उन्हें एक बार फिर माना कर दिया गया। मुझे लगता है ये फैंग और बाई यंग मास्टर के रौब से डर गए हैं, अंदर छुपे हुए हैं, बाहर आने से डर रहे हैं। शायद वो अपनी अथॉरिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जानबूझकर हमें टारगेट कर रहे हैं। टाई क्लैन के लोग गुस्से में बोलते हुए अंदाजा लगा रहे थे। वो 2 बार आए थे, लेकिन उनके साथ ऐसा सलूक किया गया। क्या वो खुद को इतना बड़ा समझते थे? यहां तक कि शांग क्लैन के यंग मास्टर को भी अपना काम छोड़कर ग्रुप से मिलने आना पड़ता। चिंता मत करो, हम कल सुबह फिर आएंगे। टाई रुओ नन ने गैंग को शांत किया, एक और इनविटेशन देते हुए उसके चेहरे पर गहरे सोच के भाव थे। दूसरी सुबह नानक्यू गार्डन फिर से बैंड था। टाई क्लैन के गैंग के जज्बात तूफान पर लगभग जबरदस्ती घुसने ही वाले थे, लेकिन टाई रुओ नन ने उन्हें रोक लिया और एक और इनविटेशन दे दिया। ग्रुप जैसे ही वहां से निकला, फैंग युआन अपने सीक्रेट रूम से बाहर आ गया। टाई रुओ नन? नौकर की रिपोर्ट सुनकर फैंग युआन ने अजीब सा चेहरा बनाया।
वो जानता था कि ये औरत ताइजू लेंग की बेटी है। क्या वो किंग माओ माउंटेन पर मर नहीं गई थी? ताइजू लेंग पहाड़ के जायंट पपेटगू के ब्रॉन्ज मास्क से बाहर निकला था, स्टील हैंडगू का इस्तेमाल करके टाइरुओ नन को बचाया था। फैंग युआन और बाइनिंग बिंगस पैल एक घमासान लड़ाई में लगे हुए द उसकी नज़र व्हाइट फॉर्म इमोर्टल स्नेक ने रोक रखी थी, इसलिए उसने देखा नहीं। धुंध छटने के बाद यूस्पाक रेन ग्रुप ने हमला कर दिया। सीन एकदम गड़बड़ था और उसके पास आराम करने का एक सेकंड नहीं था। यहां तक कि जब बाइनिंग बिंग ने खुद को उड़ाया, फैंग युआन ने टाइरुओ नन को नहीं देखा। इसलिए फैंग युआन की या डस्ट में वो हमेशा यही सोचता था कि टाई क्लैन के बाप बेटी किंग माओ माउंटेन पर मर गए थे। सोचने वाली बात है कि ये टाइरुओ नन अभी भी जिंदा है, और सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि टाई क्लैन की यंग मास्टर भी बन गई है। फैंग युआन ने तीनों इन्विटेशंस पकड़े, उन पर एक नजर डाली और गहरी चिंता में पड़ गया। ये नाम देखते ही उसके दिल से एक तेज मारने की इच्छा उभार आई। ये इंसान ईयू में बहुत चुपता है। किंग माओ माउंटेन की एक सर्वाइवर जो उससे और गु यू फैंग झेंग से मिल चुकी थी, उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा। अगर उसकी असली पहचान सामने आ गई तो उसकी अभी की शांत जिंदगी पर असर पड़ेगा, और उसने शांग क्लैन सिटी में जो मेहनत से आशियाना बनाया था वो छीन जाएगा। लेकिन इस टाइरुओ नन का फैंग युआन कुछ नहीं कर सकता था। टाई क्लैन की यंग मास्टर शांग क्लैन सिटी में उस मारने की इजाजत नहीं थी। मैं अभी भी बहुत कमजोर हूं। अगर मेन इस वक्त की तरह रैंक 6 होता तो मेन इस छोटू मोटू को एक उंगली से मार देता। फैंग युआन ने दिल ही दिल में आ भरी। हालांकि उसकी बैटल स्ट्रेंथ बढ़ गई थी और उसकी ग्रोथ कमाल की थी, टाइरुओ नन को मारने के परिणाम ऐसे थे जो अभी का वो सह नहीं सकता था। असल में वो इस वक्त अपना खुद का नाम भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। हमेशा एक पहाड़ से ऊंचा दूसरा पहाड़ होता है, एक एक्सपर्ट से ज्यादा स्ट्रांग दूसरा एक्सपर्ट। रैंक 5 सिर्फ मॉर्टल रेल्म का पीक था, जबकि वो सिर्फ रैंक 3 पर था। फैंग युआन ने जल्दी से अपने ख्यालों को सॉर्ट किया। उस खत्म करना सबसे सीधा तरीका था, लेकिन उस इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, इसलिए यूस इस बिन बुलाए मेहमान से निपटने का कोई तरीका सोचना था। किंग माओ माउंटेन का मामला अभी तक खुला नहीं है। टाइरुओ नन के एक्शन को देखकर लगता है उस कुछ नहीं पता, वरना वो मुझे अरेस्ट करने के लिए सिर्फ इस ग्रुप के साथ नहीं आती। उसने 3 इनविटेशन भेजे और जानबूझकर मुझसे मिलने की अपनी जिद दिखाई। ऐसा लगता है वो मुझसे यूएस वक्त क्या हुआ था ये जानना चाहती है। आखिरकार उसके पिता की मौत किंग माओ माउंटेन पर हुई थी। तो अब सवाल यह है कि मैं अभी गु यू फैंग झेंग का नाम इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या वो मेरी असली पहचान पर शक करेगी? अगर यूस शक है तो भी उसके शक को कैसे दूर करूं? या इससे भी बुरा, अगर मेरी पहचान खुल गई तो मैं इसे कैसे संभालूंगा? शांग यानफी की जांच से मेरा एप्टीट्यूड साधारण है, सिर्फ मेरे भाई का अग्रेड एप्टीट्यूड है। मैं अपने टैलेंट में बदलाव को कैसे एक्सप्लेन करूंगा? फैंग युआन का दिमाग तेजी से काम करने लगा। वो एक चतुर साजिशकर था। उसकी प्रकृति सतर्क थी। वो हमेशा सबसे बुरे परिणाम के बारे में सोचता था, और ये बड़ा संकट भी अलग नहीं था। उसने जल्दी से एक काउंटरमेजर सोच लिया। अगर मैं सच में इस स्टेज तक पहुंच गया तो मेन ब्लड स्कल गु शांग यानफी को बेच दूंगा। वो ब्लड सी ट्रू इनहेरिटेंस को इकट्ठा कर रहा है। अगर मेन यूज ब्लड स्कल गु बेच दूं तो वो शांग शिनसियाई का एप्टीट्यूड बढ़ा सकेगा। वो उससे इतना प्यार करता है, उसके लिए मन ट्रायम्फिंग हेवन गु का इस्तेमाल करके उसकी किस्मत बदलने की कोशिश की। वो इस डील को माना नहीं करेगा। ब्लड स्कल गु देने से फैंग युआन अपनी पहचान छुपाने की वजह बता सकेगा। लेकिन जब तक मामला सबसे बुरे मोड़ पर ना पहुंच जाए, फैंग युआन ब्लड स्कल गु को बिल्कुल नहीं बेचेगा। ब्लड स्कल गु एक क्लैन के लिए जीनियसेस पैदा करने वाला एक डिवाइन गु है। अगर मैं इसे शांग क्लैन को बेच दूं तो शांग क्लैन की ताकत तेजी से बढ़ जाएगी। हालांकि ब्लड स्कल गु की मेरे लिए अब कोई कीमत नहीं है, दूसरों के लिए यह अलग कहानी है। फैंग युआन को नहीं पता था कि फैंग झेंग अभी भी जिंदा था और उसकी ताकत में तेजी से वृद्धि हो रही थी। चैप्टर 303 आई रियली वॉन्ट टू किल हर। फैंग युआन ने फिर से सोचा। टाई क्लैन के रिएक्शन के हिसाब से टाइरुओ नन को शायद पता नहीं है कि ब्लड स्कल गु मेरे पास है। शायद मेरा अभी का ग्रेड एप्टीट्यूड हाई मेरा सबसे बड़ा बहाना है। इस मामले में फैंग युआन बिल्कुल सही था। सच्चाई ये थी कि टाइरुओ नन ने कभी फैंग युआन की पहचान पर शक नहीं किया था। वजह साफ थी, एप्टीट्यूड। टाइरुओ नन हमेशा से यही मानती आई थी कि फैंग युआन डेसोलेट एंशिएंट मून फिजिक है। 10 एक्सट्रीम फिजिक की कमजोरी के बारे में उसने टाई क्लैन में काफी कुछ सीखा था। इतना लंबा वक्त गुजरने के बाद अगर वो सच में फैंग युआन होता तो कब का मर चुका होता।
इसके अलावा टाई डाओकू की रिपोर्ट से फैंग युआन का हिम्मत वाला और सीधा फाइटिंग स्टाइल भी उसकी पहचान का एक सबूत था। टाई रुओ नन के दिमाग में फैंग जेंगहाई वो था जिसका ऐसा स्टाइल था। जहां तक अस चलाक फैंग युआन की बात है, वो भला ऐसी खूंखार लड़ाई कैसे कर सकता था। टाई रुओ नन के चौथे विजिट पर आखिरकार उसकी मुलाकात फैंग युआन से हुई। लिविंग रूम में सिर्फ फैंग युआन और टाई रुओ नन मौजूद थी, बाकी सबको भेजे दिया गया था। सोचा ना था कि तुम और मैं ऐसे हालातों में मिलेंगे, टाई रुओ नान बोली। फैंग युआन और फैंग झेंग जुड़वा थे, वो लगभग एक जैसे दिखते थे। वो हैरान थी, लेकिन फैंग युआन उससे भी ज्यादा इमोशनल था। उसने गहरी सांस ली, जो बीत गया सो बीत गया। यूज वैसा ही रहने दो, मैं उसके बारे में दोबारा बात नहीं करना चाहता। टाई रुओ नन की एड़ी तेजी से चमकी। नहीं, कुछ चीजें भुलाई नहीं जा सकती। मेरा इस बार आना उसी मामले के लिए है। तुम्हें जरूर पता होगा कि मेरे पिता की मौत कैसे हुई, प्लीज मुझे सच बताओ। फैंग युआन ने टाई रुओ नन को गहरी नजर से देखा। वो बिना डरे सीधा उसकी आंखों में देख रही थी। उसकी निगाहों में एक मजबूत ड्रीड स्पिरिट थी। उसकी आंखें और भौहें पहले से ज्यादा तेज थी, क्योंकि वो इन कुछ सालों में इधर उधर नहीं भटकी थी। उसकी थोड़ी सावली स्किन अब गोरी हो गई थी, और उसकी तीखी नाक और लाल होठों के साथ ये एक वीर महिला जनरल की तस्वीर पेश कर रही थी। कोई शक नहीं, वो एक खूबसूरत लड़की थी। हालांकि बाइनिंग बिंग और शांग शिनसियाई का मुकाबला नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके शरीर की बनावट कमाल की थी, खासकर उसकी लंबी टांगें। उसकी अनोखी शख्सियत के साथ मिलकर ये उस लोगों के बीच चमकाती थी और मर्दों की जीतने की इच्छा को लुभाती थी। लेकिन फैंग युआन को उसकी खूबसूरती से कोई लेना देना नहीं था। उसकी निगाहों से फैंग युआन ने महसूस किया कि उसकी पहचान पर कोई शक नहीं है। ये अच्छी बात थी। तो अगला प्रॉब्लम यह थी कि यूएस वक्त के मामले को कैसे एक्सप्लेन किया जाए। फैंग युआन जानता था, अगर उसने एक सही एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो टाई रुओ नन हार नहीं मानेगी। इस मामले में फैंग युआन के पास अपने तरीके थे, इसलिए उसने एक आह भरी। जब भी मैं किंग माओ माउंटेन के बारे में सोचता हूं, मेरा दिल दर्द से भर जाता है। तुमने शायद एक पिता खोया है, लेकिन मैंने अपना पूरा क्लैन खो दिया, मेरे परिवार का हर एक सदस्य, और मुझे जेगालो में भटकने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि शांग क्लैन सिटी अच्छा है, लेकिन आखिरकार ये एक पराई जगह है, यहां घर जैसा फील नहीं होता। ये कहते हुए उसकी आंख लाल हो गई। फैंग युआन को ऐसे एक्ट करते देख टाई रुओ नन की लोहे जैसी सख्त निगाहें नरम पड़ गई। एक जैसे हालत वाले लोगों के तौर पर वो दोनों हाई शिकार थे, लेकिन उसके मुकबल फैंग झेंग, जिसने अपने सारे क्लैन वालों को खो दिया था, वो बिना शक के ज्यादा बेचारा था। क्या तुम जानते हो, तुमने मेरे क्लैन के एक यंग मास्टर को मारा था। अगर मैंने उन्हें रोका ना होता तो अब तक मेरे क्लैन ने तुम्हारा ट्रायल शुरू कर दिया होता। टाई रुओ नन ने टॉपिक बदला। फैंग युआन का एक्सप्रेशन बदल गया। उसने तेजी से सफाई दी। मैं टाई डाओकू के मामले के बारे में जानता हूं, वो जानबूझकर नहीं किया था। मैंने वो गद्दे घास के बंदरों से निपटने के लिए खोदे थे। किसने कहा था तुम्हारे टाई क्लैन से कि मेरे पीछे आओ और मेरे जाल में गिरो? वो मौत को दावत दे रहे थे, तुम मुझे कैसे ब्लेम कर सकती हो? जान के बदले जान, ये बिल्कुल जायज है, नहीं? टाई रुओ नन का एक्सप्रेशन गंभीर हो गया। फैंग युआन दिल ही दिल में ठंडे से हंसा। अगर ऐसा है तो मुझे कितनी जानें चुकानी पड़ेंगी? उसके चेहरे पर भी एक ठंडी मुस्कान आ गई। टाई रुओ नन, इतना सब कुछ होने के बाद अब हम नादान बच्चे नहीं रहे। इस मामले में तुम्हारा टाई क्लैन सही नहीं है। तुमने इसलिए एक्शन नहीं लिया क्योंकि मेरे हाथ में पर्पल थॉर्न टोकन है, यही बात है ना? टाई रुओ नन ने ईमानदारी से जवाब दिया, पर्पल थॉर्न टोकन हाई असली वजह है, लेकिन वो सिर्फ शांग क्लैन सिटी में तुम्हारी सुरक्षा कर सकता है। जैसे ही तुम यहां से जाओगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अगर तुम मुझे यूएस वक्त का सच बता सकते हो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, टाई क्लैन इस मामले में तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। फैंग युआन का दिल थोड़ा हैरान हुआ। ये टाई रुओ नन इन कुछ सालों में काफी डेवलप हो गई लगती है। टाई क्लैन की यंग मास्टर होने के नाते भी इतनी अथॉरिटी बहुत कम लोगों के पास होती है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो हम पॉइजन वाओ गू का इस्तेमाल कर सकते हैं, टाई रुओ नन ने आगे कहा। पॉइजन वाओ गू फिर से? सच कहूं तो फैंग युआन एब ईटिंग वंस वर्ड्स गू को रिफाइन करते करते थक चुका था। सच कुछ खास नहीं है। अब जब तुम टाई क्लैन की यंग मास्टर हो तो क्या तुम अंदाजा नहीं लगा सकती? फैंग युआन ने सिर झुकाया, चुपके से टाई रुओ नन को ऑब्जर्व करते हुए। उसने ये उसकी जांच करने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन टाई रुओ नन को इसका पता नहीं चला। लड़की मुस्कुराई। असल में अगर तुम ना भी बताओ
तो मुझे पहले से ही एक आइडिया है। फैंग युआन का टोन बदला। तुम जानती हो? टाई रुओनन ने धीरे से आह भरी। 10 एक्सट्रीम फिजिक हाई टियर क्लान्स के लिए कोई सीक्रेट नहीं है। ऐसा सीन क्रिएट करना और पूरे किंग माओ माउंटेन को बर्फ में सील कर देना, ये एक रैंक 5 गु मास्टर भी नहीं कर सकता। लेकिन जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो ये है कि तुम्हारा भाई डेसोलेट एंशिएंट मून फिजिक नहीं, बल्कि नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक था। क्या? फैंग युआन ने मन में चीखा, लेकिन उसका एक्सप्रेशन वैसा ही रहा, बस आंखें सही ढंग से सिकुड़ गई। ये क्यों सोच रही है कि मैं डेसोलेट एंशिएंट मून फिजिक हूं? फैंग युआन को उसके दावे की बेतुकी पर अजीब लगा। रुको, तभी यूएस वक्त गु यू क्लैन लीडर ने बिना किसी वजह के मुझे बचाया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने सोचा कि मेरी कल्टिवेशन स्पीड 10 एक्सट्रीम फिजिक की वजह से थी? जैसे ही उसने ये सोचा, बहुत सी चीजें साफ होने लगी। अगर वो ऐसा सोचती है, तो नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक मेरा सबसे बड़ा कवर है। इसका मतलब उसने कभी मेरी असली पहचान पर शक नहीं किया, जब तक मैं बाद में अपने नाटक में कोई गलती न कर दूं। ये सोचते हुए फैंग युआन के चेहरे पर एक उलझा हुआ और दर्द भरा एक्सप्रेशन आ गया। वो बोला नहीं, बस आह भरी। जितना ज्यादा वो बोलता, उतने ज्यादा लूपहोल्स बनते, बातों से गलतियां होती हैं। टाई रुओनन ने उसका एक्सप्रेशन देखा और अपने अंदाजे को पक्का कर लिया। उसका टोन और नरम हो गया। फैंग झेंग, मैं जानती हूं तुम्हारे दिल का दर्द बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जिसने तुम्हारा घर बर्बाद किया, तुम्हें बाहर भटकने पर मजबूर किया और तुम्हारे पूरे क्लैन को मार डाला, वो तुम्हारा अपना भाई फैंग युआन था। फैंग युआन ने उसकी बात काटी। उसकी ऊँगली लाल हो गई। बोलना बैंड करो, जब तुम इतना साफ साफ जानती हो, तो अब मुझसे क्यों पूछ रही हो? लेकिन मुझे एक साफ जवाब चाहिए, ये सब मेरे असम्पशंस थे। टाई रुओनन ने जोर देकर कहा। फैंग युआन ने सिर हिलाया। आंसू चुपचाप गिरने लगे। टाई रुओनन ने ये देखा तो उस और फोर्स नहीं कर सकी, बस निराश होकर बोली, जानते हो, मेन किंग माओ माउंटेन वापस गई थी, इस बर्फ को देखकर जो पूरे पहाड़ को निगल गई थी, मेरा दिल टूट गया था। मैं जानती हूं मेरे पिता को फैंग युआन ने मारा था। अगर वो अभी भी जिंदा होता, तो मेरे पिता को मारने की नफरत आसमान से भी बड़ी है। मैं बदले के लिए उस जरूर मार देती, लेकिन वो अब मर चुका है। तो क्या हुआ अगर मैं नतीजे से खुश नहीं हूं? मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहती हूं, पर अब बहुत देर हो चुकी है। मैं कातिल को मारना चाहती हूं, पर वो पहले ही मर चुका है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा है। टाई रुओनन ने आह भरी, ये ना जानते हुए कि उसका जानी दुश्मन उसके सामने ही बैठा था। फैंग युआन ने ठंडे से कहा, नाखुशी दिखाते हुए। फैंग युआन, आखिरकार मेरा भाई था, वो मर चुका है, अब तुम और क्या चाहती हो? टाई रुओनन की आंखें चमकी। मैं कुछ चीजें जानना चाहती हूं। उस वक्त मेरे पिता को एक रहस्यमयी खत मिला था। मैं जानती हूं उसमें क्या लिखा था। उसमें लिखा था कि गु यू विलेज में एक ब्लड सी इनहेरिटेंस है, इसलिए मेरे पिता ने अपनी चोटों की परवाह ना करते हुए तुरंत किंग माओ माउंटेन के लिए निकल पड़े। क्या तुम और बाइनिंग बिंग इसके बारे में जानते हो? फैंग युआन ने सिर हिलाया। अगर मुझे वो मिल गया होता, तो मैं यूज ऐप तक इस्तेमाल कर चुका होता। मैं इस सफर में इतनी तकलीफ क्यों उठाता? टाई रुओनन ने फैंग युआन को गहरी नजर से देखा। ब्लड सी इनहेरिटेंस से बेहिसाब तबाही आती है। उस वक्त डिमोनिक पाथ गु मास्टर ब्लड सी एंसेस्टर ने यह घिनौनी इनहेरिटेंस पीछे छोड़ी थी। प्रॉब्लम की जात तक जाएं, तो मेरे पिता की मौत भी इसी इनहेरिटेंस की वजह से हुई। फैंग झेंग, अगर तुम्हें सच में ये इनहेरिटेंस मिला है, तो मैं उम्मीद करती हूं कि तुम इसे मुझे सौंप दोगे और मुझे अपने कुछ पछतावे दूर करने दोगे। फैंग युआन ने सिर हिलाया। नहीं, मतलब नहीं। टाई रुओनन गंभीर थी, फिर बोली, मेरी रिपोर्ट्स के मुताबिक तुम्हारे पास एक गू है जिससे एक तेज ब्लड ऑरा निकलती है। तुम उस पहले लॉन्ग रेंज अटैक के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब से तुमने स्ट्रेंथ पाथ कल्टिवेशन शुरू किया है, तुम यूज इस्तेमाल नहीं करते। ऐसा क्यों? फैंग युआन चौंक गया, फिर समझ गया। तुम्हें शक है कि मैंने ब्लड सी इनहेरिटेंस लिया है, लेकिन उस छुपाना चाहता हूं। HMPH, तुम्हारा मतलब इस गू से है? फैंग युआन ने सोचा और अपने अपच से ब्लड मून गू निकला यूज टाई रुओनन की तरफ फेंक दिया। ये मेरे क्लैन का ब्लड मून गू है। क्या तुमने मेरे भाई को इसे इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा था? जब वो धमाका हुआ था, मेरे क्लैन लीडर और बाई क्लैन लीडर ने मिलकर अपनी जान देकर मुझे और बाइनिंग बिंग को बचाया था। क्लैन लीडर ने मुझे अपने बचे हुए गू दे दिए और बाइनिंग बिंग के साथ सफर के दौरान बहुत से गू भूख से मर गए, लेकिन सिर्फ ये ब्लड मून गू बच गया क्योंकि इसे खिलाना आसान था। फैंग युआन की बातों ने न सिर्फ टाई रुओनन के सवाल का जवाब दिया,
बल्कि ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि वो और बाइनिंग बिंग उस बर्फीले जहनुम से कैसे बच निकले। टाई रुओ नन ने ब्लड मून गू को जांचा, उसका एक्सप्रेशन शांत हो गया। तो ये बात है, तुम्हारा क्लैन लीडर हिम्मत वाला था, ब्लड लाइन को बचाने के लिए उसने खुद को कुर्बान कर दिया, वो सच में महान था। फैंग युआन ने कहा, इसीलिए मुझे बेहतर तरीके से जीना है और गु यू विलेज को फिर से बनाना है। जो भी मुझे रोकने की हिम्मत करेगा, मैं उसकी जान ले लूंगा। यह इस बात को साबित करता था कि वो बैटल स्टेज में इतना जालिम और बेरहम क्यों था। हालांकि हमने साथ में ज्यादा वक्त नहीं बिताया, मैं साफ महसूस कर सकती हूं कि तुम बदल गए हो। टाई रुओ नन ने फैंग युआन को देखा, वो बस यादें ताज़ा कर रही थी और उस पर शक नहीं कर रही थी। ऐसे हादसे से गुजरने के बाद ज्यादातर लोग बदल जाते हैं, ये नॉर्मल था। फैंग युआन ने यूं सादे अंदाज में देखा, लोग बदलते हैं, क्या तुम नहीं बदली? टाई रुओ नन ने सिर हिलाया, मैं बस अपने रास्ते पर चलती रही हूं। उसके बाद दोनों चुप हो गए। काफी देर बाद टाई रुओ नन बोली, मैं इन टाई डाओकू को वापस ले जाऊंगी। मैं तुमसे वादा करती हूं, टाई क्लैन अब इस मामले का पीछा नहीं करेगा। शैंग क्लैन पर निर्भर रहकर अपने क्लैन को फिर से बनाना एक अच्छा तरीका है। बहुत से लोग कामयाब हुए हैं और मैं तुम्हें भी सफलता की शुभकामनाएं देती हूं। ये कहकर लड़की उठी और फौरन चली गई। फैंग युआन ने यूज जाते हुए देखा, उसकी इल्म सिकुड़ गई। यूज एक धुंधला सा एहसास हुआ, ये टाई रुओ नन नाम नहीं थी, वो भविष्य में उसके लिए बड़ी मुश्किलें ला सकती थी। सच में उस पहले ही मार देना चाहता हूं। फैंग युआन बेचारगी भरे पछतावे से भर गया। चैप्टर 304 बिटर स्ट्रेंथ गू। टाई रुओ नन सच में चली गई और जैसा उसने कहा था, वो टाई डाओकू को अपने साथ ले गई। फैंग युआन अच्छे से जानता था कि टाई डाओकू किस तरह का इंसान है। इतने लंबे वक्त तक बाइनिंग बिंग के साथ इतनी घमासान लड़ाई कर पाना, साफ था कि वो एक एक्सपर्ट था और उस हल्के में नहीं लिया जा सकता था। ए फ्लैट यूज टाई रुओ नन ने रिक्रूट कर लिया था। इस टाई रुओ नन को खत्म करना ही होगा, उस जिंदा छोड़ना एक बहुत बड़ा खतरा होगा। फैंग युआन के दिल में एक तेज एहसास हुआ, क्योंकि टाई रुओ नन, वो और बाइनिंग बिंग में एक बात कॉमन थी, वो ऐसे लोग थे जिन्होंने जिंदगी में चलने के लिए अपना रास्ता ढूंढ लिया था। ऐसे लोगों में बहुत विल पावर और हिम्मत होती है, जब तक वो वक्त से पहले न मर जाएं, उनकी कामयाबी पक्की थी। टाई रुओ नन के पास अ ग्रेट एप्टीट्यूड के साथ साथ टाई क्लैन का सपोर्ट भी था। वो टाई क्लैन के 8 यंग मास्टर्स में से एक थी। सिर्फ इस बात में ही फैंग और बाई पर्पल थॉर्न टोकन्स के साथ भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। अगर हमारी ग्रोथ ऐसे ही चलती रही तो वो धीरे धीरे मुझे और बाइनिंग बिंग को बहुत पीछे छोड़ देगी। सिर्फ 3 किंग्स इनहेरिटेंस के जरिए मैं हमारे बीच के फासले को कम कर सकता हूं। फैंग युआन ने एक प्लान बनाया। नॉर्मल डेवलपमेंट के साथ फैंग और बाई टाई रुओ नन का मुकाबला नहीं कर सकते थे। वो टाई क्लैन के यंग मास्टर्स में से एक थी। उस जो रिसोर्सेस मिलते थे वो इतने ज्यादा थे कि फैंग और बाई उसकी तुलना भी नहीं कर सकते थे। सिर्फ एक अलग रास्ते पर चलकर, रिस्क और शॉर्टकट्स लेकर वो इस फासले को कम कर सकते थे। 3 किंग्स इनहेरिटेंस और ईटियन माउंटेन की महान डेमोनिक राइचस लड़ाई ऐसे ही शॉर्टकट्स थे। बसंत आया और चला गया, पतझड़ गया और लौट आया। वक्त की नदी लगातार बहती रही और 1 साल से ज्यादा गुजर गया। नानक्यू गार्डन, सीक्रेट रूम। फैंग युआन एक कुशन पर पालथी मारे बैठा था। पसीने की बूंदें उसके माथे से टपक रही थी जब वो दांत भींचकर सहन कर रहा था। वो गू रिफाइन कर रहा था और ये एक नाजुक पाल था। एक लाल, नारंगी और हरे रंग का गोला हवा में तैर रहा था, एक टोकरी के साइज का। उसकी रोशनी फैंग युआन के चेहरे को अलग अलग रंगों से रंग रही थी। एक साथ 4 काम। स्टोन टर्टल स्ट्रेंथ गू, जाओ। फैंग युआन की इच्छा के अनुसार एक गहरी रोशनी उसके अपचर से निकली और 3 रंग के रोशनी के गोले में घुस गई। स्टोन टर्टल स्ट्रेंथ गू के ऐड होने से 3 रंग के रोशनी के गोले में तुरंत एक तेज रिएक्शन हुआ। वो रोशनी का गोला जिसमें लाल, नारंगी और 3 रंग थी, अब उसमें एक गहरी रोशनी भी मिल गई थी। चारों रंग एक दूसरे से लड़ने लगे लेकिन कोई भी दूसरे पर हावी नहीं हो पा रहा था और लड़ाई अजीब हो गई। एक पाल के लिए चारों रंग तेजी से हिले, जैसे उबलते हुए पानी को एक बड़े हाथ से हिलाया जा रहा हो। बूम! अचानक एक छोटा सा धमाका हुआ। रोशनी का गोला फट गया और 4 रंग की बारिश बन गई। रोशनी की बारिश तेजी से आई और उतनी ही तेजी से चली गई। एक पलक झपकते ही सीक्रेट रूम अंधेरे में डूब गया। सब कुछ गायब हो गया, फिर से फैल हो गया। इस अंधेरे में फैंग युआन ने धीरे से आह भरी। धीरे धीरे उसकी नाक से खून बहने लगा और गू रिफाइन करने में फैल होने की वजह से उसकी आत्मा को भी एक झटका लगा, जिससे उस चक्कर आने लगे।
ये चौथी फेलियर थी। 1.5 साल हो गए, मेन फोर्थ से थर्ड इनर सिटी में आ गया हूं, लेकिन मैं अब तक बिटर स्ट्रेंथ गू नहीं खरीद पाया हूं। फैंग युआन वजह जानता था। एक तो बिटर स्ट्रेंथ गू बहुत रेयर और महंगा था, वो शांगक्लैन सिटी में भी कभी कभी ही दिखता था। दूसरा ये कि शांग याजी दुकानों को मैनेज करता था और अंधेरे में फैंग युआन को रोक रहा था। शांग याजी शांग क्लैन के यंग मास्टर्स में से एक था और शांग क्लैन सिटी में दुकानों का कंट्रोल उसी के पास था। फैंग युआन बिटर स्ट्रेंथ गू खरीदना चाहता था और शांग याजी के पास फैंग युआन को रोकने के हर तरह के तरीके थे। 2 साल पहले फैंग युआन शांग क्लैन सिटी पहुंचा था और उसने शांग याजी से जबरदस्ती वसूली की थी। और इसके बाद शांग याजी ने बाइगू इनहेरिटेंस के भरोसे क्लैन का एग्जामिनेशन पास किया और अपनी यंग मास्टर की पोजीशन बनाए रखी। हालांकि वो पॉइजन वागू से बंधा हुआ था जो यूज फैंग युआन के खिलाफ जानलेवा हमले करने से रोकता था। इस तरह से बदला लेने की इजाजत थी। शांग याजी आखिरकार शांग यानफी का बेटा था। हर हार ने उस समझदार बना दिया था। अपनी हार के बाद उसने अपनी हिम्मत जुटाई, अपनी अयाशी को मिटा दिया, शराब और औरतों में इंडल्ज होने में सावधान हो गया और ज्यादा चतुर बन गया। उसने क्लैन के सिस्टम पर भरोसा करके फैंग युआन से निपटने की कोशिश की। ऐसे छुपे हुए तरीके इस्तेमाल किए कि फैंग युआन के पास जो पर्पल थॉर्न टोकन था वो भी बेकार हो गया। पर्पल थॉर्न टोकन वाले शांग क्लैन के इज्जतदार मेहमान माने जाते थे, लेकिन आखिर में वो बहर वाले थे और उनकी तुलना शांग याजी से नहीं हो सकती थी जो शांग क्लैन का यंग मास्टर था। जब से वो बिटर स्ट्रेंथ गू नहीं खरीद पा रहा था, फैंग युआन के पास उस खुद रिफाइन करने की कोशिश करने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन बिटर स्ट्रेंथ गू को रिफाइन करने का सक्सेस रेट सच में बहुत कम था। आज की कोशिश को मिलाकर फैंग युआन ने 4 बार फ्यूजन की कोशिश की थी और इस प्रोसेस में ब्राउन बेयर स्ट्रेंथ गू, गैलपिंग हॉर्स स्ट्रेंथ गू, ग्रीन बुल लेबर गू और स्टोन टर्टल स्ट्रेंथ गू खो दिए थे। इनके अलावा उसने कीमती सप्लीमेंट्री मटेरियल्स और बड़ी मात्रा में प्राइमेवल स्टोन्स भी खोए थे। खुशकिस्मती से फैंग युआन बैटल स्टेज पर लगातार जीत रहा था और रिसोर्सेस कमा रहा था, जिससे वो गू रिफाइनमेंट की फेलियर का खर्चा उठा पा रहा था। साई इस बार भी फेल हो गया। अब मैं सिर्फ अपनी चोटों के ठीक होने का इंतजार कर सकता हूं, फिर से ट्रीट करने से पहले। फैंग युआन ने आह भरी। गू रिफाइनमेंट में सावधानी की जरूरत थी। गू रिफाइन करने में फेल होने से गू मास्टर के शरीर और आत्मा पर झटका लग सकता था। शरीर की चोटें ठीक करना आसान था, लेकिन मल्टीटास्किंग की वजह से आत्मा को नुकसान होता था जिसे ठीक करना बहुत मुश्किल था। गू जितना ऊंचे रैंक का और रेयर होता था, फेलियर के परिणाम उतने ही गंभीर होते थे। इसलिए रिफाइनमेंट गू मास्टर्स अक्सर गू रिफाइनमेंट फेलियर्स की वजह से गंभीर रूप से घायल हो जाते या बिस्तर पर पच जाते थे, और कभी कभी तो झटके से मौत भी हो जाती थी। ऐसा नहीं था कि आत्मा को ठीक करने वाले गू अस्तित्व में नहीं थे, लेकिन वो सब बेहद दुर्लभ थे और आमतौर पर बड़े क्लान्स द्वारा गुप्त रूप से रखे जाते थे। इस बार उसकी आत्मा को लगी चोट से फैंग युआन को 1 महीने से ज्यादा समय तक हल्के चक्कर आते रहेंगे। ये चक्कर फैंग युआन की बैटल स्ट्रेंथ पर असर डालेंगे और एक्सपर्ट्स के बीच लड़ाई में इतना सा छोटा सा फर्क भी जानलेवा हो सकता था। इसलिए फैंग युआन आमतौर पर 1 महीने के अंतराल के बाद ही ये कोशिश करता था ताकि उसकी आत्मा को ठीक होने के लिए काफी समय मिल सके। गू रिफाइनमेंट फेल हो गया, लेकिन आज की कल्टीवेशन अभी खत्म नहीं हुई थी। फैंग युआन मेडिटेशन में इंतजार करता रहा। थोड़ी देर बाद उसने बाहर से एक खटखटाहट सुनी। उसने दरवाजा खोला और बाइनिंग बिंग का स्वागत किया। इस DEDH साल के दौरान बाइनिंग बिंग ने तेजी से प्रगति की और वो भी थर्ड इनर सिटी तक पहुंच गई। उसने अपने लिए गू वॉर्म्स का एक सेट भी जमा कर लिया था। वो फैंग युआन के बराबर थी और शायद ही कभी हार का सामना करती थी। उन्हें बैटल स्टेज में इस पीढ़ी के 2 नए सितारे कहा जाता था और अनपढ़ कई लोगों का ध्यान था। दोनों ने बात नहीं की और सिर्फ एक दूसरे को सिर हिलाकर इशारा किया। बाइनिंग बिंग सामने वाले कुशन पर पालथी मारकर बैठ गई और अपनी हथेलियां फैंग युआन की पीठ पर रख दी, अपना स्नो सिल्वर प्राइमेवल एसेंस डालने लगी। बाइनिंग बिंग जानबूझकर अपनी कल्टीवेशन को दबा रही थी और इसलिए वो अभी भी रैंक 3 पीक स्टेज पर थी। इसके विपरीत फैंग युआन की कल्टीवेशन तेजी से बढ़ रही थी और अब वो रैंक 3 अपर स्टेज से सिर्फ आधा कदम दूर था। 4 घंटे बाद बाइनिंग बिंग ने प्राइमेवल एसेंस डालना बैंड कर दिया और अपनी हथेलियां हटा ली। फैंग युआन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी ऑरा और भी भरपूर थी और एक धुंधला सा भारीपन का एहसास था। ये कल्टीवेशन के ब्रेक थ्रू के करीब होने का संकेत था। मेरी कल्टीवेशन रैंक 3 अपर स्टेज के करीब आ रही है, मैं कुछ ही दिनों में ब्रेक थ्रू कर लूंगा। फैंग युआन ने शांति से मन में एनालाइज किया। जब मैं अपर स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लूंगा
तो मेन वाइट सिल्वर रेलिक गू का इस्तेमाल करूंगा और सीधे अपनी कल्टीवेशन को रैंक 3 पीक स्टेज तक ले जाऊंगा। इस तरह मैं बाइनिंग बिंग के बराबर आ सकता हूं और स्प्रिंग ऑटम सकाडा का प्रेशर भी अपच पर कम कर सकता हूं। स्प्रिंग ऑटम सकाडा फैंग युआन का वाइटल गू था और एक रैंक 6 गू भी। इस DEDH साल में वो लगातार वक्त की नदी का पानी सोख रहा था और उसकी ऑरा मजबूत होती जा रही थी जैसे जैसे वो रिकवर हो रहा था, जिससे फैंग युआन के अपच पर फिर से प्रेशर बन रहा था। लेकिन इस बार हालत किंग माओ माउंटेन वाली से कई गुना बेहतर थी। फैंग युआन की कल्टीवेशन तेजी से बढ़ रही थी और रैंक 3 एपर्चर के साथ ये उतना दबाव वाला नहीं था जितना US वक्त किंग माओ माउंटेन पर था। ये सब बोन फ्लैश यूनिटी गू और बाइनिंग बिंग की बदौलत था। कल्टीवेशन खत्म हुई, बाइनिंग बिंग उठी और तुरंत सीक्रेट रूम से चली गई। पूरे प्रोसेस के दौरान उसने एक शब्द नहीं कहा और उसका एक्सप्रेशन बर्फ जैसा ठंडा था। फैंग युआन भी ज्यादा बोलने वाला इंसान नहीं था। इस 1 साल और आधे साल में दोनों इस तरह से इंटरैक्ट करने के आदी हो चुके थे। फैंग युआन ने मन ही मन सोचा, जब मैं रैंक 3 पीक स्टेज पर पहुंच जाऊंगा, बाइनिंग बिंग का प्राइमेवल एसेंस मेरे ज्यादा काम नहीं आएगा। लेकिन इतने लंबे वक्त तक उसके साथ इंटरैक्ट करने से और उसकी ऑरा में मामूली बदलाव से मैं महसूस कर सकता हूं कि वो रैंक 4 रेल्म से ज्यादा दूर नहीं है। भले ही बाइनिंग बिंग अपनी कल्टीवेशन को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, 10 एक्सट्रीम फिजिक का श्राप गायब नहीं हुआ था और अपना असर दिखाने लगा था। जैसा कि बाइनिंग बिंग ने कहा था, उसका एप्टीट्यूड 2% और बढ़ गया था और अब वो 93% पर था। 7% और बढ़ने पर वो 100% तक पहुंच जाएगी और उस अपना नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक वापस मिल जाएगा। अगर वो रैंक 4 पर पहुंच गई तो उसका येलो गोल्ड प्राइमेवल एसेंस मुझे रैंक 4 रेल्म तक पहुंचने में बहुत मदद करेगा। कुछ मामलों में वो और ने एक जैसे हालातों में हैं। मेरे पास स्प्रिंग ऑटम सकाडा है और उसके पास नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक। 7 दिन बाद फैंग युआन को वेई यांग से एक अच्छी खबर मिली। एक ऑक्शन जूफंग माउंटेन पर एक अनोखी आफत आई और जू क्लैन को तबाह कर दिया। जू क्लैन के बचे हुए लोग शांग क्लैन सिटी के शरण में आ गए हैं और अपनी रोजी रोटी चलने के लिए अपने क्लैन के कलेक्शंस की बड़ी मात्रा में नीलामी कर रहे हैं। इसलिए जल्द ही एक ऑक्शन होगा। ये कहने के बाद वेई यांग ने जानबूझकर फैंग युआन से कहा, भाई फैंग, तुम्हारी किस्मत आ गई है। मैंने जांच की है और पता चला है कि इस बार एक बिटर स्ट्रेंथ गू नीलम हो रहा है। वेई यांग को फैंग युआन की बिटर स्ट्रेंथ गू की जरूरत के बारे में पता था। फैंग युआन ने पहले उससे पूछताछ करने के लिए भी कहा था। असली बात यह है कि शांग क्लैन सिटी में हर कोई इस ऑक्शन को अहमियत से देख रहा है। यंग मास्टर शांग याजी के लिए चाल चलना मुश्किल होगा। वेई यांग ने ऐड किया। शांग याजी और फैंग युआन के बीच का झगड़ा शांग क्लैन के हाई अप्स के लिए कोई सीक्रेट नहीं था। बिटर स्ट्रेंथ गू, जू क्लैन। फैंग युआन की निगाहें चमक उठी। जू क्लैन की सदियों की नींव थी। अब जब वो अपनी संपत्ति बेच रहे थे तो नीलामी के लिए बहुत सी काम की चीजें जरूर होंगी। बिटर स्ट्रेंथ गू जिसे फैंग युआन इतना ढूंढने के बाद भी हासिल नहीं कर पाया था, उनमें से एक था। मैंने इस DEDH साल में लगभग 1 मिलियन प्राइमेवल स्टोन्स जमा किए हैं। मेरे पास बिटर स्ट्रेंथ गू को सफलता से खरीदने का बहुत बड़ा चांस है। जू क्लैन की तबाही जैसे मामले अनोखे नहीं हैं। इस दुनिया में इंसानी आफत के अलावा प्राकृतिक आफतें भी हैं। जूफंग माउंटेन पर साल भर तेज हवा चलती है। हालांकि ये एक आध्यात्मिक पहाड़ है जिसमें स्पिरिट स्प्रिंग्स हैं, लेकिन माहौल सच में खराब है। जू क्लैन के स्टोरेज में बहुत से खजाने हो सकते हैं। मुझे ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना ही होगा। फैंग युआन ने तुरंत फैसला किया। ... क्या जू क्लैन के पास बिटर स्ट्रेंथ गू है? एक स्टडी रूम में शांग याजी ने धीरे से अपनी भुएं सिकोड़ी। उसके एक हाथ में एक डॉक्यूमेंट था। डॉक्यूमेंट में ऑक्शन की ज्यादातर डिटेल्स थी और उसका दूसरा हाथ टेबल पर था। उसकी इंडेक्स फिंगर सतह पर थपथपा रही थी। सोचने वाली बात है कि फैंग झेंग की किस्मत इतनी अच्छी है। मैंने यूज रोकने के लिए सब कुछ किया और लगता है वो फिर भी बिटर स्ट्रेंथ गू हासिल कर लेगा। यहां तक कि फादर भी इस बार ऑक्शन पर ध्यान दे रहे हैं। मेरे लिए दखल देना आसान नहीं होगा। लेकिन फैंग झेंग, मैं तुम्हें बिटर स्ट्रेंथ गू इतनी आसानी से नहीं लेने दूंगा। मैं भी ऑक्शन में पार्टिसिपेट करूंगा और ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें भारी नुकसान हो। शांग याजी ये सोचते हुए ठंडी आ भरे बिना नहीं रह सका। फैंग युआन की वसूली के कारण उसने हमेशा से एक ग्रज पाल रखा था। वो एक टांग दिल और छोटी सोच वाला इंसान था। फैंग और बाई को शोहरत और दर्जा हासिल करते हुए देखना उस मंजूर नहीं था। वो सिर्फ फैंग और बाई के दर्द और तकलीफ को देखकर ही अपने दिल की नफरत को कम कर सकता था। चैप्टर एंड।